हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे निकाला जाता है, स्वप्रेरण गुणांक कैसे निकाला जाता है, कुंडली में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है। साथ में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेरकत्व होते हैं बेसिकली कुंडली, इनका संयोजन कैसे कराया जा सकता है। आज की क्लास में हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये एसी में पढ़ना था लेकिन ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ डील कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर हम लोग एसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। तो एक एक पॉइंट पहले समझते हैं। इधर आओ, नए पेज पर हेडिंग हमारी है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इसके बारे में पढ़ें तो एक एक पॉइंट्स इसके बारे में लिखते चले जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है, ये करता क्या है? सबसे पहला काम क्या है, ये करता क्या है? तो ये जनरेटर है, तो ये क्या करता है, यहां पर हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। कैसी ऊर्जा देनी पड़ती है? तो हम लोगों को पता है यहां पर हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, घुमाया जाता है इससे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसे लिख दो, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि यहां यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है यहां पर देख लेते हैं। फिर आओ, इसका सिद्धांत ही पूरा, इसका सिद्धांत क्या होता है? तो इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने देखा है, जानते हैं उसे। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है जब किसी इसका सिद्धांत ऐसे डायरेक्ट लिख लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर डायरेक्ट लिखें हम इसे तो क्या लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण पढ़ लिया है पूरा, तो उसको डिटेल नहीं कर रहे हैं कि क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हो गया। ठीक है, कोई पूछे किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो उसको डिटेल में बता दो कि जब किसी कुंडली से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल बन जाता है। अगर परिपथ बंद होता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इस परिघटना को या इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, इसको बना के समझाना होगा तो समझा देना। ऐसे यहां पर कुछ इस तरह से समझाना होगा तो समझा देना। ऐसा कुछ यहां पर अगर हम बना देते हैं, एक ऐसे बनाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसा, ये होता है N, ये होता है S। अगर इसके अंदर कोई कुंडली रखी जाती है, इसके अंदर अगर एक कोई कुंडली रख दी जाए, ये कुंडली है, ये कुंडली रख दी गई। अब इस कुंडली में क्या किया, इस कुंडली को घुमाया जाता है, ये कुंडली है। ठीक है, ये कुंडली है और इसका ये अक्ष बनाना चाहो बना दो, ये इसका ये अक्ष हो गया, ये इसका अक्ष है। ठीक है, इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, इस अक्ष के सापेक्ष क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ऐसे ओमेगा कोणीय वेग से मान लेते हैं घूर्णन हो रहा है इसका। अब देखो बेसिक फिगर है ये कि यहां एन और एस लगाए गए। एन और एस होने का मतलब यहां एक चुंबकीय क्षेत्र है,
चुंबकीय क्षेत्रों का चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये कुंडली घूर्णन करेगी तो क्या इसका फ्लक्स नहीं बदलेगा? हम लोगों ने देखा था अगर कोई चालक होता है, चालक का एक सिरा फिक्स कर दें और उसको घुमाएं, उसके अंदर घूर्णन करवाएं, तो घूर्णन के कारण कुछ विद्युत वाहक बल बनता था, और विद्युत वाहक बल बनता था तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती थी। तो यहां जो धारा उत्पन्न होती है वो डीसी होगी या एसी होगी, वो हम डिसाइड करेंगे। जनरेटर कैसा है कि डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर है। दोनों का कार्य सिद्धांत समान होता है। आउटपुट लेने में हम लोग कुछ चीजों को बदल देते हैं, एक में विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है, एक में सर्पी वलय का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी के आधार पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहता है। वो एसी का हो सकता है या डीसी का हो सकता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? यहां पर ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी, कुंडली इसमें घूमेगी तो इसमें विद्युत वाहक बल बनेगा, विद्युत वाहक बल बनेगा तो परिपथ को पूरा किया जाएगा तो धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, इस सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करें, जैसे यहां पर लिख लो, यहां पर जो जनरेटर होता है, जनरेटर जिसको हम जनित्र बोल रहे हैं, ये जनरेटर जो अल्टरनेटिंग जनरेटर होता है, जनरेटर में हम दो तरह के जनरेटर के बारे में बेसिकली बात करते हैं। एक तो होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। जब भी कभी पूछे कोई डीसी और एसी जनरेटर में क्या अंतर होता है, तो डीसी जनरेटर में विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है। विभक्त वलय पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है। विभक्त वलय, वलय इंग्लिश में इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या होती है अभी सब देखेंगे, स्प्लिट रिंग्स होती हैं ये। और इस एसी जनरेटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? यहां पर सर्पी वलय का इस्तेमाल किया जाता है, सर्पी वलय का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिप रिंग्स होती हैं ये, स्लिप रिंग्स होती हैं, यहां हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जनरेटर बेसिकली दो तरह के होते, दोनों का कार्य सिद्धांत एक समान होता है, दोनों का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। और क्या करते हैं, यहां पर हमें इसे घुमाना पड़ेगा तो यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और विद्युत ऊर्जा मिलेगी हमें। तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सिद्धांत हो गए, दो तरह के जनरेटर होते हैं। ठीक, अब इसके कार्य सिद्धांत के बारे में बात करें, यहां पर इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना यहां पर दिख रही होगी, बहुत ही सिंपल। इधर हमारे पास N दिया गया है और इधर क्या दिया गया है, S दिया गया है। बेसिक है, ठीक है। अब अगर ये N दिया गया, यहां पर ऐसा तो है नहीं कि हम एक तरफ S लगाएंगे एक तरफ N लगाएंगे। चुंबक में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर चुंबक को तोड़ते भी चले जाते हैं ना तो वो NS बनाता चला जाता है। ऐसा नहीं होता, कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, एक ध्रुव नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर इसका N इधर है, इसका S इधर, तो N से लगा करके S की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बेसिकली B वेक्टर। ठीक है, ये B वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया। इधर से इधर की तरफ इसमें एक कुंडली है, देखो दिख रही होगी, एक कुंडली है जिसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, यहां पर ये C है और यहां पर ये D है। एक कुंडली है ABCD। ये कुंडली क्या होती है, इसे कहते हैं हम, कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है। यहां पर बेसिकली ये जो ABCD है, लिखते चले जाओ हर एक चीज को, ABCD जो इसे हम कहते हैं आर्मेचर, हिंदी में लिख लो, आर्मेचर कहा जाता है इसे, आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर होती है, इसके अंदर घूमती है और ये कुंडली इसके अंदर जब घूमेगी, घूमने के लिए यहां पर देखो अलग अलग यहां पर ब्रशेस लगाए गए हैं। इनका एक का देखो संबंध इससे है, ये क्या होते हैं, यहां पर ये जो लाइन यहां पर बनी हुई है, इन सबको बनाओ, अच्छा देखने में ठीक लगेंगे। ये देखो ये वाले, और यहां पर ये जो दूसरे दिए गए हैं ये वाले, ये क्या है, कार्बन ब्रश हैं, कार्बन के क्या है, ब्रश हैं, कार्बन के ब्रश हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप का दिख रहा है, क्षैतिज दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो लगाए गए हैं ये ब्रशेस हैं, किसके होते हैं, ये कार्बन के होते हैं। अब पूछेंगे कार्बन के क्यों होते हैं, कार्बन सस्ता होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, काफी लंबे समय तक चलता है और इसका सरलता से ऑक्सीकरण नहीं होता। तो इसके पॉइंट्स लिखना होगा तो लिख लेंगे, कार्बन के ब्रश क्यों लगाए जाते हैं, सस्ता होता है, लंबे समय तक चलता है, घिसता बहुत कम है। ठीक है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता इजिली। तो ये कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, यहां पर स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, यहां पर जो लगी हुई है यहां पर, वो तो कार्बन के ब्रशेस हो गई। इनको जो बताया गया है ये क्या है, सर्पी वलय है, सर्पी वलय है, ये सर्पी वलय वो कार्बन के ब्रशेस हो गए। अब इनका आउटपुट हमें लेना किसी लोड के अक्रॉस, लोड के बारे में तो हम जानते हैं, लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। तो लोड के अक्रॉस आउटपुट कैसा जाएगा, वो एसी का जाएगा, डीसी का जाएगा, वो ये डिसाइड करते हैं दोनों। अब ये देखो, ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली दो भुजाएं है ना इसकी, कुंडली की या आर्मेचर की, तो इसकी दो भुजाएं, ये वाली भुजा इस वाले
सर्पी वलय के ऊपर घूमेगी, दूसरी वाली भुजा इस वाले सर्पी वलय पर घूमेगी। क्या कभी ऐसा होगा कि इसकी भुजा उसके चली जाए, दूसरे सर्पी वलय पर चली जाए, दूसरे की पहले सर्पी वलय पर चली जाए? ऐसा नहीं होगा। छल्ले होते हैं बेसिकली कुछ इस तरह के, अगर देखना चाहो तो देखो ऐसे सर्पी वलय क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे छल्ले होते हैं। और जो यहां पर ये भुजाएं होती वो इसके ऊपर इस तरह से रखी गई होती हैं, ये इसके ऊपर पूरी तरह से घूमती रहती हैं, ऐसे इस तरह से घूमती रहती हैं ऐसे। तो अब इस अगर ये एक सर्पी वलय है, इसकी ये वाली भुजा तो इसी के ऊपर तो घूमेगी, दूसरे वाले की दूसरी सर्पी वलय पे ऊपर घूम रही होती है। तो इसमें जैसी धारा लगातार वैसी धारा, सामने वाले पर जैसी धारा वैसी लगातार धारा मिलेगी। तो यहां पर जो धारा मिलेगी इसके घूर्णन की वजह से जैसी मिलेगी वैसे इसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें ये तो एसी का हो गया, ये बेसिकली क्या है, एसी जनरेटर है, जनरेटर है। पढ़ रहे हैं तो देखो डीसी जनरेटर के बारे में बता देते थोड़ा बहुत, कि अगर इसमें यहां पर ये एन है हमारे पास, इधर एन है, इधर एस है, इसमें ये कुंडली यहां पर घूम रही है, इसके अंदर मान लेते हैं, कलर बदल लो, ये ऐसी कुंडली मान लेते हैं इसके अंदर घूम रही है, ऐसा है। तो यहां पर सर्पी वलय की जगह विभक्त वलय का इस्तेमाल किया जाता है। विभक्त वलय कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी, ये विभक्त वलय कुछ इस तरह की होती हैं और इनके ऊपर कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, ये ऐसे, ये कार्बन के ब्रश हैं। और फिर यहां पर आउटपुट लिया जाता है किसी लोड के अक्रॉस, लोड को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, आरएल, इसके अक्रॉस लिया जाएगा। अब देखो इसमें डीसी हमें कैसे मिलेगी, मान लेते हैं कि आधा जब ये घूमेगी कुंडली तो पूरा एक चक्र बनेगा, आधे चक्र में इसका देखो ये वाली भुजा इस वाले मतलब वलय के पास रहेगी और इसकी भुजा इसके साथ रहेगी। जब ये आधा चक्कर घूम जाएगा तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, मतलब इसकी धारा इसके वाले से होकर के पास होगी और उधर वाले की धारा इधर वाले से होकर पास होगी। तो यहां पर क्या होता है, धारा विभक्त वलय के साथ परिवर्तित होती है, विभक्त वलय के साथ परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। और विभक्त वलय के साथ अगर धारा ये परिवर्तित हो रही होगी तो कैसी धारा होगी, यहां पर धारा जो बनेगी उसका जस्ट यहां पर उल्टा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जब बदलेगा, घूमेगा, तो घूमने से धारा अपनी दिशा बदलेगी, लेकिन ये जो यहां पर विभक्त वाले लगी हैं वो भी अपनी दिशा बदल रहे हैं। इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो कांस्टेंट मिलने वाला है, लगातार हमें एक ही दिशा में धारा मिलेगी। यहां पर लगातार धारा एक ही दिशा में मिलती है, यहां लगातार धारा दोनों दिशाओं में मिलती है, इसीलिए एसी जनरेटर होता है, ये डीसी जनरेटर होता है। बाकी इसके कंस्ट्रक्शन में ये क्षण चुंबक होते हैं, ये आर्मेचर हो गई, इसमें जो सर्पी वलय लगी होती है वो बेसिकली एसी करंट प्रोवाइड कराने के लिए काम में ली जाती, और कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? आउटपुट जो बना होता है उसको सप्लाई देने के लिए हम कार्बन के ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। इसका सामान्य जो रचना होती वो इस तरह से कुछ दिख रही होती। बाकी पेपर में बनाना होगा, क्लास 10 से बनाते आ रहे हैं तो बना सकते, जैसा भी चाहे, जो भी अच्छा हो, जो भी सटीक बन रहा हो बना सकते हैं। यहां पर देख लिया कि इसका सिद्धांत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये कैसे घूमता है। तो यहां पर अगर पेपर में बनाना होगा तो इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ये कुछ ऐसा बनाया जाता है, ये ऐसा, ये वाली जो भुजा होती इसी के ऊपर घूमती है, ये इसके ऊपर घूमती है, और इसका ये वाला जो सिरा होता है ये थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ऐसा, ये दूसरी सर्पी वाले के ऊपर घूमती है। ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसे घूमती है, और इनके साथ में कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। ये कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। अब क्या करते हैं, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, यहां पर कलेक्ट कर लिया जाता है इस तरह से। यहां क्या है, ये लोड है, ये जो ब्रशेस लगे हैं वो कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, और ये सर्पी वलय हैं, ये और ये क्या है, सर्पी वलय है, सर्पी वलय है, वलय है। और ये क्या है, कार्बन के ब्रशेस हैं। इधर बनाना चाहो इधर नहीं, इधर ही लिख दो, कार्बन ब्रश हैं ये, ठीक है। ये दोनों क्षण चुंबक हो गई। यहां पर ये कुंडली या आर्मेचर कहना चाहो कह दो, कुंडली, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। हैवी मशीन जब ड्राइव की जाती, बनाई जाती है, तो उस केस में क्या होता है, इसे हम आर्मेचर नाम देते हैं। ये क्या होती, तांबे की कुंडली होती जो बेसिकली इसके अंदर घूमेगी, ठीक है। इस सिद्धांत पर ये काम करता है। कैसे बनाया जाता है उसके हर एक पार्ट के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। कुंडली क्या होती, तांबे की बनी तार की कुंडली होती जिसके ऊपर फेरे लपेट लपेट कर बनाया जाता है। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्यों लगाया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर स्थायी चुंबकों का इस्तेमाल किया गया, चाहे तो विद्युत चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोगों ने बनाना सीखा था। इसके आगे के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो तो समझ लिया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। दो तरह का होता है, सर्पी वाले लगी होती हैं तो उस केस में एसी होता है, विभक्त वाले लगी होती हैं तो ये डीसी होता है। ठीक है, अब यहां पर यह है कि मान लेते हैं यदि कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तब फ्लक्स लिंक कितना लिखा जाएगा? वापस आओ यहां पर अगर मान लेते इसे थीटा कोण घुमा दिया जाए तो थीटा कोण घुमाएंगे तो फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? बी ए कॉस थीटा ही तो लिखते हैं, और ओमेगा कोणीय वेग से इसे घुमाया जा रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से। तो वापस इधर आओ, क्या लिखेंगे यहां से? फाई जो लिखा जाएगा उसे लिखेंगे हम बी ए कॉस थीटा। सही है, यहां से फाई इज इक्वल टू में बी ए तो ठीक है, कॉस ठीक है, थीटा नहीं ठीक, तो थीटा को ओमेगा टी नहीं लिख सकते। याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? थीटा अपॉन टी लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखते थे, घूर्णन में पढ़ा था। अब हमें इसका अवकलन करना है तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा? बी ए बनेगा, यहां कॉस का होगा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर माइनस साइन भी निकल के आएगा। सही है, डी फाई बाई डी टी क्या है? माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस डी फाई बाई डी टी बन जाएगा, इधर बन जाएगा प्लस का क्या बनेगा? बी ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा। सही है, और जो ये लिखा गया ये क्या लिखा गया? यही तो विद्युत वाहक बल है, तो यहां पर जो ई बनेगा वो क्या बनेगा? बी ए साइन ओमेगा टी निकल के आएगा। ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस कुंडली के भीतर जब ये इसके अंदर घूर्णन कर रही होगी। तो यहां पर देखो, यहां जो विद्युत वाहक बल बना है ये साइन का फंक्शन है, साइन का फलन, इसका मतलब ये आवर्त रूप में कम या ज्यादा होगा, और आवर्त रूप में कम या ज्यादा होगा। एक काम करो, यहां से अगर हम ये मान लेते हैं कुंडली का प्रतिरोध वो कितना है? अगर R मान लिया जाए तो क्या होगा? I जो बनेगा वो E बाई आर बनेगा, E का मतलब हो जाएगा बी ए बटा आर, यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो बी ए बटा आर क्या होगा? बी ए जो ये लिखा जाता है इसे हम कहते हैं ये इसके बराबर है ई नॉट के बराबर, तो ई नॉट बाई आर क्या लिखेंगे? आई नॉट के बराबर, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जाएगा, साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम मान बी ए होगा, अधिकतम मान नॉट को प्रदर्शित कर रहा है, तो जो आई का एक्सप्रेशन होगा देखो ये निकल के आ रहा है। चाहे ई देखे चाहे आई देखे, दोनों के दोनों साइन के फलन है, साइन के फलन, इसका मतलब ये कैसा चलेंगे? साइन के हिसाब से चलेंगे, तो आवर्त रूप में अपने आप को दोहराएंगे, परिवर्तित करेंगे। यहां पर वही बनाया गया। देखो सबसे पहले देखते हैं, घुमाना शुरू किया हम लोगों ने इस तरह से, ये इस तरह से रखा गया, इधर एन है उधर एस है, क्षेत्र के अंदर है, तो पहले इस तरह से रखा गया था, इस तरह से ऐसे रखा गया है इनको। यहां पर देखो पहला t इज इक्वल टू 0 पर घुमा के जब इस तरह से कर दिया t इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, फिर घुमा करके t बाई 2 पर किया 3t बाई 2 और ऐसा हुआ। इसको यहां पर देखते जाओ ना, इधर बना लेते हैं, इधर बना लो, क्या होगा? इधर लिख देते हैं e लिख दो, e लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं? t लिख देते हैं। साइन का फंक्शन आया ना, तो साइन का फंक्शन होगा तो पूरा एक चक्र बनाओ, एक चक्र बनाएंगे तो 0 बन जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या लिखेंगे? t बाई 2 बनेगा, यहां पर t बनेगा, ये वाली लाइन क्या होगी? 3t बाई 2 बनेगी, और यहां पर बन जाएगा t बाई 4। यही तो है, ये पूरा साइकिल बनाया गया है। तो इस वाले केस की बात कर रहे हैं कि यहां 0 से लगाकर 0 पर बात करो, तो 0 पर अगर बात करेंगे इसमें कोई विद्युत वाहक बल ना हो, कोई विद्युत वाहक बल ना हो, तो यहां वापस आओ, इधर यही बात कर लो, कोई विद्युत वाहक बल ना हो। तो कोई विद्युत वाहक बल कब नहीं होगा? जब ऐसी कुंडली होगी तो इससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा या तो नीचे की तरफ लिखेंगे हम, और यहां पर क्षेत्र जा रहा राइट साइड में बनेगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 होता है 0। तो इस केस में कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। बहुत अच्छा है,
आगे बढ़ते चले जाओ यहाँ पर, तो पहले इस तरह से इसे रखा गया, क्षेत्र अगर इधर n है उधर s है, तो इस तरह से इसे रख दिया गया था ऐसे। अब क्या हुआ, घुमाना शुरू किया, तो घुमाना शुरू किया, t/4 पर पहुंचे, तो t/4 पर पहुंचेंगे तो देखो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी हमें। यहाँ पर t/4 है, ये t/2 होगा, ये ऐसा है। तो यहां से देखो ये t तक यहां तक था, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो जब हम t/4 पर पहुंचेंगे तो उस केस में क्या होगा, अधिकतम फ्लक्स लिंक होगा, अधिकतम फ्लक्स लिंक होगा, इसके साथ कुछ ऐसा होगा। फिर t/2 पर पहुंचेंगे, t/2 पर पहुंचेंगे तो देखो फ्लक्स हो गया 0, जैसा ये था वैसा ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखो तो ये जैसा बना था उसका उल्टा बना है ये, और फिर ये जैसा बना था उसका उल्टा ये बना हुआ है। ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल लिखा गया, t = 0, t = π/4, t = t/2, t = 3t/4 और t = t पर, ऐसा निकल के आया। इसका ग्राफ खींचा जाएगा, देखो साइनोसाइडल बनेगा, तो यहां पर एक साइनोसाइडल ग्राफ बनाया गया, t4 है, 2 है, 3t है, और ये ऐसा लिखा गया। t के एस्पेक्ट में ग्राफ खींचा गया है, इधर e चल रहा है और इधर t है। समझ में आया कैसे चल रहा है? इसको धारा के सापेक्ष खींचना चाहो धारा के सापेक्ष खींच सकते हो, वोल्टेज के सापेक्ष खींचना चाहो वोल्टेज के सापेक्ष खींच सकते हो। ये बन जाएगा, यहां पर वोल्टेज का खींचना होगा तो वोल्टेज का हो गया, धारा का खींचना चाहो तो धारा का खींच लो, t होगा, सेम दोनों चलेंगे। यहां पर जो अधिकतम मान होगा उसे E0 लिखेंगे, और E0 की वैल्यू हम लोगों ने अभी VA लिखी है, ठीक है। यहां पर धारा का अधिकतम मान होगा जिसे I0 लिखा गया, ये लिखा गया E0/R, दोनों अधिकतम मान है, ये अधिकतम मान होते हैं। यहां पर जो ये अधिकतम मान लिखे गए ना E0, इसे कहा जाता है पीक वैल्यू, शिखर मान होता है। शिखर मान मतलब सबसे अधिकतम मान, शिखर मान होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में। और यहां पर जो ये I0 लिखा गया है ये है धारा का शिखर मान। शिखर मान किसका है, धारा का शिखर मान। तो इसके पीछे की जो मैथ है वो कुछ इस तरह से चलती है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं, फिगर में कुछ ऐसा दिखता है। पेपर में जैसे बनाना होगा बना सकते, लेकिन एसी जनरेटर क्या होता है, पेपर में लिखने को आ जाए तो वो यहां से लिख पाना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई और पॉइंट्स याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। जैसे पूछा जा सकता है कि यहां पर वापस आओ, यहां इस वाले फिगर के अंदर यहां पर पूछा जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ टन्स, इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है जो फाई लिखा, जो बी बनेगा, बी यहां पर कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। तो बी यूनिफॉर्म होता है तो इसकी वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर यहां पर हम बी उत्पन्न करते किससे, विद्युत चुंबक द्वारा, विद्युत चुंबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। विद्युत चुंबक द्वारा अगर हम उत्पन्न करते हैं तो विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न करेंगे तो तब तक इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा जब तक हम धारा प्रवाह करेंगे बाहर से, लेकिन उसके लिए हमें धारा देनी पड़ेगी विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो जो मशीन के लिए बनाया जाता है जनरेटर, मशीन अगर कोई चलानी होती वो जनरेटर बनाया जाता है, उनकी जगह पर ये परमानेंट मैग्नेट नहीं लगाया जाते, परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं विद्युत चुंबक। क्योंकि विद्युत चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, धारा कम या ज्यादा करके, नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज्यादा करके, एरिया कम या ज्यादा करके। उस समय पर चलते टाइम वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन धारा का मान तो कम ज्यादा कर सकते हैं। धारा का मान कम ज्यादा करने के टाइम इसके अंदर जो क्षेत्र होगा वो प्रबल या फिर कम होता रहेगा। तो इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इसके बी यूनिफॉर्म होने से कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदा भी होता है, ठीक है। तो ये क्लास है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, बनाया कैसे जाता है, डीसी और एसी कब पहचान पाएंगे। डीसी में अगर मिलेगा, यहां पर देख लो, अब पढ़ रहे थे तो देख भी लो। डीसी की अगर बात करें, डीसी जनरेटर, जनरेटर, तो यहां पर एसी का पहले फिगर बनाओ। एसी का फिगर ये बना है, इधर टी है, इधर हमारे पास ई दिया गया है। डीसी का अगर फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली पल्स चल रही हैं, ये अपने आप को बदल रहा है। तो ये वाला तो ठीक है, जैसे ये बदलेगा विभक्त वलय आ जाएंगे, विभक्त वलय इसे फिर से इधर कर देंगे, इस तरह से चलेगा। ये टी होगा, ये ई होगा। ये किसका है, डीसी का आउटपुट है, डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर का आउटपुट। तो डीसी जनरेटर का आउटपुट ऐसा होगा, एसी जनरेटर का आउटपुट ऐसा होगा। तो एसी जनरेटर का आउटपुट, डीसी जनरेटर का आउटपुट याद रखेंगे। अगेन यहां पर कांस्टेंट नहीं मिल रहा, वो बदल रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ये था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जितनी थियरी थी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे की क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड जो परिपथ होते हैं बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं
इस चैप्टर और प्रत्यावर्ती धारा से ऐसा कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिससे क्वेश्चन न बने, और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार ट्रांसफार्मर भी आया था और उसके ऊपर एक सर्किट भी आया था जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा क्या होती। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।